biasing of a P injection. उससे पहले we were on the reverse biasing. उससे पहले नो बायसिंग यानी इक्विलिब्रियम फेज. तो थोड़ा सा ब्रश अप कर देते हैं. नो बायस में हमने क्या देखा था कि हमारे पास नो बायस में खाली दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. एक है कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस. तो CJ नॉट इट इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल. आपने किस चीज का पी इंजेक्शन बनाया, किसको रिवर्स किया हुआ है, उसकी परमिटिविटी पे. देन इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग and it depends on the junction potential. ठीक है, what will be the capacitance. अब उस कैपेसिटेंस को हम नॉर्मली वहां पे चेंज नहीं कर सकते हैं नो बायस कंडीशन में. फॉर चेंजिंग इट वी नीड टू पुट इट इनटू द रिवर्स बायस. क्योंकि हमारे पास ये चीज हमें परसों देखी, जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो हमारे पास स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट होता है. इनफैक्ट वो तो पहले ही होता है, वो बढ़ जाता है. क्योंकि आप क्या करते हो, हम जो बंदे आपका स्पेस चार्ज रीजन कम करते हैं वही पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, तो आपका स्पेस चार्ज रीजन बढ़ जाता है. स्पेस चार्ज रीजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी कैपेसिटेंस कम होगी. सो यू हैव इन अ वे चेंज इन कैपेसिटेंस. एक्चुअली ये मैं सुबह सिवल को भी बोल रहा था, आपको मैं थोड़ा सा इसे ब्रश अप कर लूँ. मतलब व्हाट वी आर डूइंग हमें तो पता है क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारा बेसिक मोटिव है ना वो वहीं पे है. दैट इज वी वांट टू कंट्रोल. The second thing is, what do we want to control? We want to control the electrical variables. और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स है वो क्या है, वोल्टेज है, करंट है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, एंड द लिस्ट गोज ऑन. फिर हमने देखा जो कंट्रोल हमारे पास है वो तीन तरीके का हो सकता है. एक कंट्रोल को हम बोलते हैं मैनुअल कंट्रोल. शाबाश. दूसरे को हम बोलते हैं सिग्नल कंट्रोल. और तीसरे कंट्रोल को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल. ठीक है. सो मैनुअल कंट्रोल जो है उसका सबसे आसान तरीका जो उसका एग्जाम्पल है दैट इज, इसी कमरे में लेते हैं हम. यहाँ पे लाइट और फैन को अभी जब मैंने ऑन किया तो आई कंट्रोल द मैनुअली. ठीक है ना. मैं गया वहां पे, मैंने लाइट ऑन की, सो आई मैनुअली स्विच ऑन द बटन. बट व्हाट आई कंट्रोल्ड वोल्टेज एंड करंट दैट इज मूविंग टू दीज बल्ब्स एंड टू द फैन. सो मैं बोल सकता हूँ पहले जो स्विच ऑफ था, देयर वाज नो करंट मूविंग टू दिस लोड and there wasn't any voltage across this. So when I switched it on, the current went to it, and across it there was some voltage, जिसके बिना पे gave something as out. ठीक है. So it's called manual control. Same goes for the fan. मैं फैन के पास गया, ऑन किया, उसके बाद मैंने रेगुलेटर चेंज किया. जो मैंने रेगुलेटर को बढ़ा दिया, उसकी वजह से आपके पास जो फैन है उसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम. उसकी स्पीड क्यों ज्यादा रखी? नहीं, मैंने क्यों उसकी स्पीड ज्यादा रखी, इसकी कम रखी? नहीं, मर्जी नहीं होती है ना. नहीं, आपको अब सोचना, मैं बोलता हूँ आपको सोचो, मैंने क्यों उसको कम रखा, उसको ज्यादा रखा. बिकॉज आपको चेक करना है कि कम वोल्टेज पे इसका कैसा बिहेवियर आएगा, कम करंट पे, और ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट पे कैसा हो जाएगा. नहीं मारूज, आप चुप करके बैठो, इनको पूछ रहा हूँ. आपको नहीं पता यहाँ का सिनेरियो. नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको ज्यादा रखता इतने से ना नॉइज प्रोड्यूस ज्यादा, तो मेरी आवाज से इसे नहीं जाती. क्योंकि वो दूर है, डिस्टेंट है, मैं इसको ज्यादा रखा. ठीक है, तो नॉइज वहीं डिस्टेंट है, तो यहाँ ज्यादा नॉइज नहीं आएगी. आप मेरी आवाज अच्छे से सुन पाओगे. देखिए ये वजह थी, दूसरी भी वजह थी. ये लैब खुली 2 साल के बाद, आज तक गलत पैनल अगर वहां से चला जाएगा. इसको हमने थोड़ा सा कम रखा. ये कहाँ से, ये तो नॉर्मल ये लॉजिकल रीजन है. अच्छा, ये मैंने इसलिए रखा. अच्छा, अब ये दो चीज जो भी मैंने सोचे, चाहे लॉजिकल सोचे या कुछ भी सोचा, गया तो मैं मैनुअली कर रहे ना, तो मैंने उसको क्या किया, वहां पे इसकी एक की रेजिस्टेंस कम रखी, दूसरी की रेजिस्टेंस ज्यादा की. इस मैं जो रेजिस्टेंस लगा के है उसको मैंने किया ज्यादा, ताकि टोटल करंट फ्लो हो जाए कम. और जो तेज भाग रहा उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी है सीरीज में, एक वेरिएबल रेजिस्टर,
उसकी रेजिस्टेंस में रखी कम, सो दैट करंट विल बी ज्यादा और आपका फैन चलेगा तेज। वही है ना, सिंपल। तो अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो व्हाट वी आर चेंजिंग इन रियलिटी, वी आर चेंजिंग दीज वेरिएबल्स। सो आई एम चेंजिंग द वोल्टेज, आई एम चेंजिंग द करंट। मगर सबसे बड़ा गड़बड़ है, आई एम चेंजिंग मैनुअली। मुझे हाथ लेना है और उसके बाद उसको चेंज करना है, मुझे स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंट्रोल। बट एक्चुअली वी डोंट नीड दीज थिंग्स। जो हमारा काम है ना वो इधर की ओर मूव करता है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेटिक। ठीक है, हम चाहते हैं कि चीजें ऑटोमेटिक। अगर हम टुवर्ड्स स्मार्ट क्लासरूम जाएंगे या स्मार्ट लैब, हम ये चाहेंगे कि जो ही हमने वहां पे दरवाजा खोला तो सिस्टम को सेंस होना चाहिए कि लोग आ गए। उसके बाद सिस्टम को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, सो वी शुड हैव टेम्परेचर सेंसर ऑलरेडी फिटेड है। वो टेम्परेचर सेंसर को पता होना चाहिए कि मुझे कितना मेंटेन करना है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, मुझे अभी इतना ये पसीना आ गया कि कुछ सिर्फ ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था ना। सो सिस्टम टेम्परेचर चेक करता है कि मुझे रखना है यहाँ पे 20 फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ गुड टेम्परेचर फॉर रीडिंग। ठीक है, या टीचिंग लर्निंग। तो वो सेंस करता है, उसके बिना पर वो खुद ही इनको ऑन करता है जब तक आपका टेम्परेचर उतना उतर जाता है, या खिड़कियां ऑन करता है। अच्छा, दूसरा, इल्यूमिनेशन यहाँ पे बहुत कम थी। अब सिस्टम क्या करता, वो खुद ही अगर कम ज्यादा इल्यूमिनेशन चाहिए होती तो 2 बल्ब ऑन, और ज्यादा तो और 2, और ज्यादा तो और, अच्छा और ज्यादा तो खुद ही ये खुलेंगे। ऐसा हो सकता है, आराम से होता है आजकल। ठीक है, आप भी कर सकते हो इन योर 4th और 5th सेमेस्टर ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है व्हाट वी नीड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, इन ए वे ऑटोमेशन, किसी भी तरीके से वी नीड टू ऑटोमेट द थिंग्स। ठीक है, पर मसला है मैनुअल तो मैनुअल, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक होगा कैसे? उसी के लिए आपको बीच में आती है सिग्नल। दैट मींस यू कैन ऑपरेट द सेम थिंग, यू कैन चेंज द वेरिएबल्स यूजिंग व्हाट, यूजिंग सिग्नल। अब परेशानी में सिग्नल क्या वाला है, सिग्नल भी आपको ऑलरेडी पता है, सिग्नल इज द वेरिएशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सारी तो फिजिकल क्वांटिटीज ही है ना, दैट मींस इन्हीं की वेरिएशन से अगर आप इन्हीं को चेंज करोगे, दैट मींस चेंजिंग और मैनेजिंग और कंट्रोलिंग यूजिंग सिग्नल। मतलब जब मैं बोलूंगा मुझे यहाँ पे सिग्नल की वजह से ही क्या करना है, आई हैव टू चेंज दिस वेरिएबल। आई विल टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैंने अब इसको ऑन किया, मैंने किससे ऑन किया, डंडे से, मैनुअली अगेन। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा मानते लेथार्जिक होता, ठीक है, मैं शिकिल सर को बुलाता, इसका रिमोट ला, उसके ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, मैंने नहीं लाया, तो ये अच्छी चीज थी, करो ऑन। ठीक है, वो भी बेचारा मोटा होता है तो उठ नहीं सकते, यहाँ ला नहीं सकते जल्दी, तो मैं सोचा जल्दी कर देते। तो अब उसके बाद मैं क्या करता था, अब मैं यहाँ से ऑन करता इसको। मैंने तो इससे पहले मैनुअली ऑन किया ना, अब मैं किसे ऑन कर रहा हूँ, रिमोट से। अब रिमोट से वहां क्या जा रही है जो उसको ऑन कर रहा है, सिग्नल। अब ये रिमोट जो हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जिसका IR रिमोट, इसमें इंफ्रारेड सिग्नल जाती है, ऑप्टिकल सिग्नल। ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल क्या है, वेरिएशन ऑफ intensity in infrared region with respect to time. We can have an RF remote also, रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट। वो सब आपने चलाया होगा, बट लड़कों ने तो ज्यादा ही चलाया होगा। बचपन में जब पहले लाते हैं ना वो गाड़ी जो उस पर चलती है रिमोट पे, वो नहीं इंफ्रारेड होता है, तार खड़ा। ठीक है, दैट इज एन RF रिमोट, दैट वर्क्स ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो आप उसको ऑन करते हो तो गाड़ी चल जाती है आगे। सो असल में इन दो के दरमियान इंटरफेस क्या है, सिग्नल। सो वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड। So जो signal, that is again the variation. So in reality what you have to do, if you have moved through this interface from manual to automatic, you have to create the signals, and then the same signals will be actually the same variables, and you will be changing the same variables. Like if you change voltage, you will get change in current. If you change resistance, you will get change in voltage and current. If you change resistivity, you will get change in resistance. समझा तारा? So you always have these things. So अगर हम manual से उठा के इस signal पे आ गए, then what we have to do in order to get from this signal to get the things automatic, then signals have to interact एक दूसरे के साथ, उसके बाद इंसान की जरूरत नहीं है। So where will those signals come from? For example, जैसे मैंने अभी example दी रूम ऑटोमेशन की, तो आप बोल सकते हो सर the signals will come from sensors, they will be taken up by the device called a controller, then the controller will again give out signals to actuators, these will be the actuators, जैसे आपके बल्ब है, आपके फैन और बाकी चीजें। ठीक है, so whole of the thing will be automatic. So असल में ये सारे जो signals हैं यही आपका पूरा काम कर देते हैं। मगर मसला है ना, how will these variables change the variable? अभी तक मुझे वोल्टेज चेंज करनी थी, करंट चेंज करनी थी, कैपेसिटेंस चेंज करनी थी, रेजिस्टेंस चेंज करनी थी, I was using my hand, I was doing it manually. Now what will be the thing, how you can use the signals to change the variable? वही हम पढ़ रहे हैं, उसी में हम जा रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज, आगे 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 आगे।
जिस टाइप में सबसे पहले आपने सिंपली देखा कि जो सिंपल आरएलसी सर्किट्स होते हैं, जैसे आपने पीडब्ल्यू में देखा, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इन फैक्ट, कि जो आपके पास ये सारे लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, ये मोस्टली ओहमिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कंट्रोल ला सकते हैं? इसमें क्या कंट्रोल आ सकता है? आपने उस वक्त देखा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा, इफ यू हैव करंट ऑन दिस साइड, इफ यू हैव वोल्टेज ऑन दिस साइड, लेट अस चेक, अगर मैं एक रेजिस्टर लूंगा, इसका क्या बनेगा इफ इट इज ओहमिक? सो आप बोलोगे सर ऐसे बनेगा, ठीक है, wherein this means that you have positive voltage going on, so you have positive current. Positive current means current की direction एक है. If you move on this side, that is minus V, that means you have changed the polarity, obviously current direction will change, so it will move towards minus side, that means current आपकी direction change हो गई. So but it is linear, that means as you are changing the voltage, you are increasing the voltage, your current is also increasing linearly. So is it any control? The answer is yes. Why not? It's also a control. अब वोल्टेज को चेंज करो, करंट चेंज हो रही है, आप एक वेरिएबल को चेंज करो, दूसरा वेरिएबल तो चेंज हो रहा है ना. What else you can do? Nothing. बस यही हो सकता है कि एक वोल्टेज आपने बढ़ा दी, करंट बढ़ेगी. वोल्टेज कम कर रहे हो, करंट कम कर रहे हो. जो आप जो चीज असल में चाहते हो, रियलिटी जिसकी ओर जाना है, वो आप यहाँ पे नहीं ले सकते. अच्छा ठीक है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा देखना चाहते हैं, व्हाट एल्स आई कैन डू, आपके पास यहाँ पे अगर आपकी ये लाइन आ गई, इसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, दैट इज दिस स्लोप थीटा, ठीक है ना. और ये स्लोप इसका क्या देता है? रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, ठीक है. अब अगर मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये 10 ओम है, ये 100 ओम रेजिस्टेंस, वेयर विल द डिफरेंस लाई? द डिफरेंस विल लाई इन द स्लोप. अगर ये आपके पास R1 है 10 ओम का, ये है R2 है 100 ओम का, so this will be R2 and R1 will look like this, theta 2, ठीक है. क्योंकि जितना ये मूव करेगा ऊपर 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 की ओर, दैट मींस आपकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज. जितना ये नीचे 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 जाएगा, रेजिस्टेंस गेटिंग इंक्रीज. समझ आ रहा है? सो अगर ये 10 ओम है R2, R1 will be lesser resistance, mean more slope, and R2 will be higher resistance, mean less slope. यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो आप पढ़ते हो ना, स्लोप इज डायरेक्टली रेजिस्टेंस, वो IV का स्लोप नहीं, वो VI का स्लोप होता है, ठीक है. वहां पे वोल्टेज यहाँ होती है और करंट यहाँ होती है, सच दैट इट विल बी गेटिंग V by I. इसी तरह से I by V. तो यहाँ पे जो आपका स्लोप है, डायरेक्टली गिव्स यू कंडक्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस. इसीलिए जिसका थीटा ज्यादा होगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी. तो यहाँ ठीक है, मगर आपने लिए ना दो रेजिस्टेंसेस. So again you are changing something, that you are changing the slope, means you are changing the resistance, but is it manual or is signal operated or what? Nothing. Na she manually, na she signal operated. Why? Because you are taking two alag resistances. What if I need to change this resistance from R1 to R2? What you have to do? तो आपने एक चीज ली यहाँ पे, जैसे ये है, ठीक है, इसके दो टर्मिनल्स है, यहाँ से A है, यहाँ से B है. ये अभी है 10 ओम का. आप चाहते हो कि इट शुड चेंज फ्रॉम दिस 10 ओम एंड इट शुड मूव टू 100 ओम or 20 ओम. सो व्हाट विल यू डू? है कोई तरीका? वोल्टेज चेंज करने से तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी ना. रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, वही तो है. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कहीं से कहीं भी जाओ, थीटा कांस्टेंट है, मींस स्लोप इज कांस्टेंट. मींस तो अगर कितनी भी वोल्टेज यहां से बढ़ाओगे, ठीक है, करंट ऑब्वियसली विल बढ़ेगी, मगर रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना. रेजिस्टेंस में कांस्टेंट बिकॉज़ ओम है. वेरी गुड. सो हमारा काम यहाँ पे है फिर एक काम करना है, टेक दिस रेजिस्टेंस एंड डू समथिंग विद द मटेरियल. सो व्हाट वी कैन डू, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है. किसी तरीके से इसकी लेंथ बढ़ाओ, रेजिस्टेंस विल चेंज. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करो, रेजिस्टेंस विल चेंज, ठीक है. या क्या करो, कब इसके मटेरियल को ही चेंज करो. अब खुद ही बोलो, does changing these three things, are they manageable? इस चेंजिंग द लेंथ मैनेजेबल? क्या आपको यहाँ पे क्या करना है, काम इसको चेंज करना है. ये सुशी आइटम रेजिस्टेंस आप लगे तो खींचा नहीं है, क्या आइटम देती है ये फैन, ठीक है ना. उसके बाद उसको हाथ डाला रहे हो, डिवांडा को डाको उसके साथ छोट छोट, यानी कि आप आपकी स्पीड कम हो जाएगी. ऐसे तो है ना क्रॉस सेक्शन एंड दिस. अच्छा, चेंजिंग द रेजिस्टिविटी मींस यू हैव टू चेंज द मटेरियल. मींस वहां पे स्लॉट एक होगा, एक दिन आप लाते हो वुड, उसमें बढ़ते हो तो होगी आपकी स्पीड इंक्रीज, ठीक है. एम पर कड़ा वुड बड़ा प्लास्टिक हो जाएगी चेंज. ऐसा ही तो कंट्रोल होगा ना ऐसी चीजों से. सो व्हाट इज द वे सो दैट आई कैन चेंज दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट सम गुड थिंग्स लाइक वोल्टेज चेंज करूंगा तो करंट चेंज हो जाएगी, और वो करंट मुझे यहाँ पे
स्पीड चेंज करने में मदद करेगी. Is there something? I don't think on this ground I have something, but I do have. But again, I will have to go to manual. जिसको आपने पढ़ा होगा PWA में, that's called a variable resistor, varistor. ठीक है? So you have a variable resistor. In fact, जो पहले आपके पास ये आते थे, इनको रेगुलेटर्स बोलते हैं, फैन रेगुलेटर्स. आपने वो PWA में भी इसका कर दिया था, वो मल्टीसिम पे बनाया था उस दिन. ठीक है? इसमें हम डिफरेंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, फिर देखते हैं हाउ करंट्स एंड वोल्टेज विल गो. सो वो पहले ऐसे होते थे. ये कह सकते हैं, ये मैं अभी बता दूंगा कैसे होते हैं. तो आपके पास ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है. सो देन यू हैव दिस, ये आपके पास वेरिएबल लैग हो गई, ये आपके पास कांस्टेंट लैग्स हो गई. इफ यू हैव A and B, this is X, so resistance will vary between A and X or B and X, and it will be constant between A and B. So if it is 100 ohm, then between X and A you will have different resistances between 0 and 100 ohm. ठीक है? और इसके लिए क्या आपका बराबर ऐसे रेगुलेटर होता है, आपको घुमाना है, ऐसे इसको चेंज करना है. बट अगेन इट इज मैनुअल. मगर एक चीज पे तो एटलीस्ट आ गए ना. अभी हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमें बहुत ही खतरनाक चीजें करनी थी. अब हम मैनुअल की ओर आ गए, तो हम मैनुअल करेंगे तो कुछ होगा. सो दैट वी कैन डू दीस थिंग्स. एम पछने सिग्नल पढ़ियो. सो मैनुअल इज नॉट सिग्नल. तो हाथ से जो कर रहे हैं दैट इज नॉट सिग्नल. सो आई नीड दैट दीज थिंग्स शुड चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस. जो भी आपके पास होगा कोई ब्लैक बॉक्स डिवाइस, उसकी मुझे रेजिस्टेंस चेंज करनी है. I wanted this resistance should change by any of the variables like this. और उस वेरिएबल को मैं एज ए सिग्नल रख सकूं, न कि मैनुअल. तो क्या करेंगे यहां पे फिर? दैट मीन्स आई हैव टू अगेन मूव टू दिस थिंग. मीन्स इज देयर अ सिग्नल by the way of which I can at least change this rho, change this L, change this A, or is there any other physical quantity that can change these things? The answer is yes. A physical quantity, that is temperature. सुना? Because when परसों ही आपने पढ़ा कि टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन होती है रेजिस्टेंस में. So there are two types of resistors or conductors. One is NTC, second one is PTC. NTC means the resistances or the devices having negative temperature coefficient. PTC means positive temperature coefficient. तो आपके पास अगर हम लेंगे इन रेजिस्टेंसेस को, यहाँ से मैं टेम्परेचर लूंगा, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस लूंगा. ठीक है? So the devices can be like this. ये वाला डिवाइस जो होगा ऐसा होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. उसका मतलब होगा जितना टेम्परेचर बढ़ेगा द रेजिस्टेंस विल गेट डिक्रीज्ड, मींस एनटीसी. और ये वाला जो होगा इसमें जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा, द रेजिस्टेंस विल गेट इंक्रीज्ड, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. मगर अगेन टेम्परेचर मच बी का मैनेजेबल सॉल्यूशन. जैसे हम अभी बोल रहे थे वैसे वैसी चीजें. फिर हमें क्या करना है कि अगर इनमें इसका स्पीड बढ़ाना है, आज को लाइटर है सर्च ना, फिर वहां पे इसकी टेम्परेचर बढ़ाना, जो भी वहां पे कंडक्टर हो गया इसकी लाइट ये बढ़ेगी स्पीड. नाउ इट इज नॉट मैनेजेबल. जो आप लाइटर निकालेंगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगी वापस है, इट्स नॉट मैनेजेबल. अच्छा जैसे काम करें तो मैंने सोचा शिन खोल था अक्सर आइस इसके साथ लगाओगे, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, यहाँ से स्पीड कम या ज्यादा होगी. बट अगेन दैट इज नॉट अ गुड थिंग. सो यू शुड हैव समथिंग जिससे आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो किसी डिवाइस का, एंड इट शुड बी थ्रू सिग्नल. इसलिए आपको इतना बकवास पढ़ना पड़ा. अभी जो आपके पास अभी 13-14 लेक्चर्स हो गए, ये सारा जो डोपिंग, कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सेमीकंडक्टर क्या था बोला, इसीलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि आप ऐसा ही कुछ कर रहे हैं. सबसे पहली बात जो आप ये कर रहे हो रेजिस्टेंस में चेंज किसी चीज की वजह से, आपने पहले सबसे पहले टेम्परेचर की ही वजह से देखा कि आपका एनआई कैसे चेंज होता है. ठीक है? फिर आप नेक्स्ट लेवल पे गए तो आपने डोपिंग स्टार्ट की, तो आपने देखा कि अगर हम डोपिंग करेंगे तो उसकी वजह से हमारी रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है. सो वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस एटलीस्ट एक सैंपल, और उसी की डिफरेंट अगर हम लेंगे तो उनको डिफरेंट डोपिंग करके वी कैन चेंज. बिकॉज एक बार मैंने ये भी बोला कि हमारा मोटिव ऐसा था. So we have full conductor, we have insulator. So if somehow we can take this semiconductor and move it along the line, so we are able to do something. We will be able to do something. ठीक है? और वो हमने थोड़ा सा किया, because when we took it as extrinsic semiconductor, यानी कि जब हमने डोपिंग की, we were able to move it here. है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम इसको थोड़ा सा कंडक्टर की ओर लाए. जब हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर फाइबर बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे डाल दिए, सो ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो हमने मटेरियल में ही चेंज की ना. तो अभी अगर हमें इसको करना था इस्तेमाल, वो सुबह में सच करनी है रेजिस्टेंस चेंज, मैं बोल रहा था मुझे क्या करना है, या तो इसको बड़ा करना है, या दूसरा लाना है, या स्टैक करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है. अब मेरे पास मैं बोलूंगा बस मुझे यही है, अब मुझे खाली करनी है डोपिंग करनी. मोर आई विल डू द डोपिंग, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द लाइन. समझ आ रहा है? बट स्टिल इट इज अगेन द सेम थिंग जो हमने अभी देखा. ये थी
it is again I, V and this resistance. ठीक है, अब आपके पास ऐसा क्या डिवाइस होना चाहिए जिसमें ये रेजिस्टेंस चेंज होगी, यू कैन मूव लाइक दिस, बट देयर विल बी द सिग्नल दैट विल बी कंट्रोलिंग इट. ठीक है, सो वन ऑफ द डिवाइसेस जो ऐसा है वो है ट्रांजिस्टर. इनफैक्ट ट्रांजिस्टर का नाम ही निकला है, ट्रांस मींस ट्रांसफर, ठीक है, एंड सिस्टर निकला है रेजिस्टर से, रेजिस्टेंस. Man, it's a device. If you take this transistor as a black box, it is simply a thing that changes the resistance. But this resistance is not changed by doping. Doping already करी हुई है, ठीक है. It's not changed by कि आप वॉल्यूम इसका बढ़ा रहे हैं, RF क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. No, that is already being done. They are to be kept constant. ठीक है. Then what you are doing? You are providing a small signal, that means a current, and this current is टेलिंग यू कि इसकी रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितनी होगी. समझ आ रहा है? सो नाउ व्हाट इज द वेरिएबल फ्रॉम दीज थिंग्स जो हमने अभी लिया लिस्ट, जिसको हमें चेंज करना है, दैट इज रेजिस्टेंस. और कौन सा वेरिएबल है जिसको हम यूज कर रहे हैं इसको चेंज करने के लिए, दैट इज अ करंट. सो आई कैन से दैट दिस ट्रांजिस्टर ना, इट इज अ करंट कंट्रोल्ड. जी कहां, right? So we can say that it is a current controlled resistance. अगर मैं ये बोलूंगा कोई परेशानी नहीं है, है ना? That means what it is actually a resistance whose resistance I am changing the resistance value by simply changing the current that is being fed to it. That means it, now आपके पास दो वेरिएबल जो हैं वो आप चेंज कर रहे हो and you are doing something. और इसकी वजह से हमारे पास एक पूरा खुल जाता है, पूरा एम्पलीफिकेशन का बाब. ठीक है, और फिर हम 1 2 4 सेमेस्टर्स खाली एम्पलीफिकेशन ही पढ़ते हैं, वो क्या बला होती है. अच्छा, दूसरा हमने क्या किया उसके बाद, ये तो ट्रांजिस्टर, मगर हमें देखना नहीं ट्रांजिस्टर असल में क्या है, कहां से आएगा. दिस ट्रांजिस्टर एक्चुअली एनपीएन और पीएनपी डिवाइस. दैट मींस हम खाली इंट्रिंसिक, खाली पी टाइप पे अलग से या एन टाइप पे अलग से नहीं रहे, तो हमने इनको मिलाया, किसी कोई मिश्रण हमने देख लिए. ठीक है, तो हमारे पास मिश्रण बहुत सारे, खाली एनपी ले लो, पीएन ले लो, या एनपीएन पीएनपी ले लो, या पीएन ले लो, या ऐसे आगे चलते जाओ. सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज रेजिस्टेंस, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले सिंपल थे वो चेंज हो सकते. समझा था ना? जैसे ये हम अभी देख रहे थे, हमारे पास एक दूसरा चाहिए, फिर से इसी ओहम्स लॉ को लेते हैं. नॉर्मली यहाँ से ओहम्स लॉ जब हम पढ़ते हैं ना, ओहम्स लॉ हम असल में गलत पढ़ते हैं, गलत नहीं पढ़ते, दैट्स आल्सो गुड, मगर हम क्या करते हैं, अशकीती पढ़ बना हुआ. अगर इन रियलिटी देखेंगे ना, दिस इज नॉट ओहम्स लॉ, ये ओहम्स लॉ नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ से करंट दे रहे हो, यहाँ से वोल्टेज दे रहे हो, मीन एज यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज यू आर इंक्रीजिंग द करंट. ये माशी इन बोल हाँ हुई नहीं, इसका मतलब यहाँ से कि यहाँ से ये ऑफ है, मींस एज यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑन द अदर साइड यू आर चेंजिंग द पोलैरिटी, देयर इज नो करंट. इसीलिए इसको पूरा दिखाना है यहाँ से. बट इफ यू नीड दिस थिंग, this device, is it an ohmic device? The answer is no. Why? Because on the positive polarity, जब आप positive polarity रखते हैं, फिर as you increase the voltage, current increases. But on the negative side, if you reverse the polarity, there is no current. समझे आप? It is a unilateral device. It is not a bilateral device. This is a bilateral device. फर्क कितनी आ गई? Bilateral. Bilateral का मतलब है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है, ये तरह या पर बराबर ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, सो ऐसे या पर प्रॉपर्टी ना तो नो वर्क. ठीक है, यहां से पानी डालो चलेगा, और उसी तरीके से यहां से पानी डालो उसी तरीके से चलेगा. सो इट्स अ बाइलेटरल डिवाइस. उसके बाद हो गया यूनिलेटरल डिवाइस. यूनिलेटरल डिवाइस हो गया फॉर एग्जांपल आपका वैल्व. ठीक है, ए वैल्व, फिर पाइप है, पाइप के बीच में मैं वैल्व है. ठीक है, आप एक साइड से पानी डालोगे, क्योंकि वैल्व बंद हो जाएगा, पानी भर जाएगा. ठीक है, उल्टा किया इसको, अब यहां से पानी डालोगे, वैल्व खुला रहेगा, पानी नीचे जाएगा. तो दैट इज अ यूनिलेटरल डिवाइस. एक ही साइड से करंट छोड़ता है, पानी छोड़ता है. ठीक है, सो ये किससे होगा? ये एक रेजिस्टेंस जो सिंपल रेजिस्टेंस थे, ये कैसे बन जाएगा एक यूनिलेटरल डिवाइस? सो इट गोज फ्रॉम अ बाइलेटरल टू यूनिलेटरल डिवाइस. इन फैक्ट ये डिवाइस जो है, इसको हम लीनियर बोल ही नहीं सकते, इट बिकम्स अ नॉन लीनियर नाउ. क्योंकि अगर ये लीनियर होता वो ऐसे होता, फॉर ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स इट विल बी सेम. ठीक है,
तो यहाँ पे बिकम ए नॉन लीनियर डिवाइस। तो ये बंदा जो है ये आपका डायोड हो गया, जैसे अभी ट्रांजिस्टर, ठीक है। डायोड में ही ये प्रॉपर्टी आती है कि क्या बनन नॉन लीनियर एंड यूनिलैटरल डिवाइस, एक ही साइड से करंट छोड़ता है, दूसरे साइड से छोड़ता नहीं है। अब हो गया किसकी वजह से, व्हेन यू मेड ए पी एंड देन एन एंड यू मेड ए जंक्शन, देन यू पुट द बायसिंग एंड अदर थिंग्स, देन इट बिकम लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी एक्चुअली आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप करके, और यहां तक पहुंचने में, अभी ये मैंने ऐसे ही बताया ओवरऑल, यहां तक हमें पहुंचना है। तो उस पहुंचने के लिए हम एक्चुअली कहां पहुंचे हैं, हमने बोला कि सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास सिंपल पीएन जंक्शन होगा तो वो होगा बायस, जीरो बायस करके, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी। फिर हमने देखा कि जब हम उसको रिवर्स बायस करेंगे तो रिवर्स बायस करने के टाइम उसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ पे देखा था हमने। तो उन्हीं प्रॉपर्टी से हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो जब हमने देखा कि रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस में सबसे पहले इनफैक्ट 3 चीजें आ जाती है रिवर्स बायस में, याद रखेंगे आप, जिसकी वजह से बहुत बड़ी एप्लीकेशंस आती है। सबसे पहली चीज आती है दैट इज चेंज ऑफ कैपेसिटेंस, as you increase the bias, reverse bias, or decrease the reverse bias, what will happen, capacitance will change, and then you can make the things like varicap, ये याद जो ना, varicap means variable capacitor, ठीक है। और उससे हम क्या बना सकते, जो हमने पिछली बार पढ़ा, VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। और जब हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बना सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, FM, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से हम हमारा सारा चल FM पे ही चलता है, चाहे वो 92% FM हो या चाहे आपका मोबाइल फोन का GSM और बाकी चीजें, ठीक है, मोस्टली रन ऑन FM। सो आप देखो कहां से हम आगे, एक छोटा सा रिवर्स बायस ने हमें कहां पहुंचा दिया, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने देखी, दैट वाज द ऑप्टिकल थिंग, दैट मींस द यूजेज इन फोटोडायोड्स, दैट मींस लाइट सेंसिंग, लाइट सेंसिंग। क्योंकि जो हमारे पास लाइट सेंसिंग का फोटोडायोड हमने देखा, वो भी एक सिंपल पीएन जंक्शन है जिसको हम रिवर्स बायस में लगाते हैं। अब रिवर्स बायस में नॉर्मली कौन सी करंट चल रही होती है, IS, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। बट जो ही उस पे लाइट शाइन हम करते हैं, द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स गेट जनरेटेड, बट दे आर द माइनॉरिटी चार्ज के, सो दे मूव अक्रॉस द जंक्शन इजीली। उसकी वजह से करंट बढ़ जाती है, और वो करंट हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कितनी लाइट है, समझ। सो इट गोज ऑन दैट साइड आल्सो। देन द थर्ड थिंग इज यूज इन ना, कौन सा रीजन हम इसका लिए, दैट इज द दैट इज कॉल्ड, अरे यार को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, दैट्स कॉल्ड अ ब्रेकडाउन, ठीक है। अभी ब्रेकडाउन कहां पे आएगा, अभी हम नॉर्मल देख रहे थे, रिवर्स में क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है और आपके पास जो ये स्पेशल रीजन है, ये बोर्ड का संचना डिप्लीशन लेयर बनती है और वही बढ़ जाती है, दिस डिप्लीशन लेयर गेट्स इंक्रीज। मगर एक चीज हम देखते नहीं है, जो हम और बढ़ाते हैं, ये फील्ड बढ़ जाता है ना, इसका फील्ड बन, यहाँ से आपके पास पॉजिटिव, यहाँ से आपके पास नेगेटिव, और इनका जमावड़ा हो रहा है, ठीक है। सो दिस फील्ड इज गेटिंग इंक्रीज। एक टाइम पहुंचता है कि यही फील्ड हमारे लिए परेशानी बनती है, कि इस फील्ड के पास इतनी एनर्जी आती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो इसके अंदर आयंस है ना, उसमें जो ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये उनको ब्रेक करने में मदद करता है। जब मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, ऑब्वियसली व्हाट विल बी जनरेटेड, मोर इलेक्ट्रॉन्स, और वही इलेक्ट्रॉन्स फिर चलने लगते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, समझिए। अगर अब वही इलेक्ट्रॉन जब चलने लगे, उनको ड्रिफ्ट मिल गया, वो ये खाते हैं, वो और आयंस के साथ टक्कर खाते हैं, और आयंस के साथ टक्कर खा के और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स निकलते हैं, ठीक है। फिर इतनी करंट रिवर्स में बन जाती है कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन। मींस अगर हम रिवर्स बस में नॉर्मल चले तो कुछ नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी करंट, तो हम मान के चलते हैं, हाँ कैपेसिटेंस बढ़ गई वो तो दूसरी बात है, बट देयर इज नो करंट, there is no current in reverse bias, although there is IS, the saturation current, but that is so much low, so it's just using us micro ampere किस लिए लगेंगे, nano ampere किस लिए लगेंगे, ठीक है। but as you move more towards bias, if you increase the reverse bias, जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, जैसे हमने characteristics देखे इसके, so हमने बोला this is the zero bias region, इस रीजन को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, और इस वाले रीजन को हम बोलेंगे रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में हमने देखा परसों, वहीं तक हम पहुंचे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल कर्व दिखाता है, ठीक है। जहां पे हमने बोला कि ID, तो डायोड करंट जो होगी, दैट विल बी IS, शाबाश, e raised to power, रास्ता बोलो, e raised to power Vx by Vt, उसके बाद -1, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फिगर।
यहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम होगा, नो बायस होगा, सो देयर विल बी जीरो करंट, ठीक है। इनफैक्ट उस वक्त भी सैचुरेशन करंट स्टार्ट हो सकती है, बट इन रिवर्स इट गोज लाइक दिस। मैं इसको इसी पे ओवरलैप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि करंट इतनी कम है तो वो ओवरलैप की जैसे लग रही है जीरो का, ठीक है। बट व्हेन इट रीच अ पॉइंट, अ वोल्टेज, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज, या उस वोल्टेज को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ये दो नाम है उसके, आप दोनों लिख सकते हो, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या वोल्टेज है, ये इनवर्स वोल्टेज यानी कि दूसरे साइड से, कहां से, रिवर्स बायस साइड से। ये वो वोल्टेज है जहां पे फिर से कंडक्शन स्टार्ट होता है। ये क्या, अच्छा एब्रप्टली बढ़ा करंट, ऑब्वियसली करंट विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑन द माइनस साइड, क्योंकि रिवर्स साइड से करंट हो रही है, क्योंकि जो आपके पास सैचुरेशन करंट भी होते हैं वो भी रिवर्स साइड से होते हैं, नीचे साइड से, ठीक है। सो एक पॉइंट पहुंच जाता है जब ये करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है, और आपका जो डिवाइस है अगर उसकी क्षमता नहीं होगी उस करंट को पकड़ने की, उसको जाने देने की, सो आपका इस पॉइंट पे आपका डिवाइस खराब होता है, जल जाता है, ठीक है। इट कैन गेट शॉर्टेड या इट कैन फ्यूज, उसको हम बोल सकते हैं वो फ्यूज, नॉर्मली डजन कंपोनेंट में भी ऐसा होता होगा, ठीक है। रिवर्स बायस में आपका वोल्टेज इतना बढ़ गया कि ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ब्रेक डाउन हो गया तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अब जब मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास क्षमता है, क्षमता मतलब क्या हो, ऑब्वियसली अब यहाँ पे मैं एक समझाऊंगा। जैसे आपके पास सिंपल बल्ब आपको ऑन करना है, लापड़ बल्ब, ये बल्ब खाली आपके पास है 60 वॉट का, ठीक है। और ये यहाँ पे आपके पास मेंस एसी का प्लग है, 200 वोल्ट का हम रखते हैं। तो कुछ तार लगी बल्बस, तो लगे 3 तार कि लगे 3 वोट लगे 7 वोट कि लगे ये मोट तार, तो कुछ तार लगे, ऑब्वियसली वो तार लगाओगे जो उतनी करंट बर्दाश्त करेगा जितनी करंट ये चाहता है। अब इसकी करंट कहां से निकलेगी, वोल्टेज आपको पता है P इज इक्वल टू 60 वाट, ठीक है, और वोल्टेज आपको वहां से दिया हुआ 200 वाट। सो लेट अस सपोज ये इंडक्टिव लोड नहीं, सिंपल रेजिस्टिव लोड है, सो I will be equal to V divided by P divided by V, 60 divided by 200, so you go share divided by वो मान से था 0.3 एम्पियर, वो 3 मिली एम्पियर, सो दैट इज वेरी लेस करंट। सो आपको वो तार यहाँ से चाहिए देने के लिए आपको जो 3 मिली एम्पियर है, तो रीशम तार से आप लगा मुझे लगा बल्ब था पस लगा लगा से नीचे रीशम तार था तब गस नहीं कहीं वहीं क्या गई कत से रीशम तार ऑलरेडी लगे वहीं, ठीक है। आपको मम्मा ने बोला आज हम क्या करेंगे काम, तो बच कड़ित अत लग हीटर आयतस मे रान बात, ठीक है। अब जो आपके पास हीटर है ना, ये 60 वाट का नहीं है, ये है 2000 वाट का, 1000 वाट 2 किलोवाट is one, ठीक है। Let us take it again resistive, so your I will come out to be 2000 divided by 200, so we have a 0 cancel, 2 10s are 20, 10 ampere means 10,000 milliampere। अभी कितना था टोटल, 300 मिली एम्पियर, दिस विल बी 10,000 मिली एम्पियर। अब इसी रेशम तार में से जाने देना है, जा सकता है आराम से जाएगा, लेकिन साथ में क्या लेगा इसको, जहन्नम में वो पूरा वो इंसुलेशन लेके पीवीसी लेके जल जाएगा, मुझे पैसे से गारस बट ना व्हाई, एक्चुअली कुछ नहीं, जो आपके पास रेशम तार है इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूज आता है उसको वाइड रखना, सो इट कांट अलाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट, बट यू आर पंपिंग, समझ आया। ये ऐसा ही हो गया कि आपने घर में क्या किया काम, आपने एक बहुत बड़ा पंप लगा दिया बाहर के लिए, ठीक है, मगर लास्ट पे जब वो निकला बाहर तो वहां पे आपने एक छोटी सी रॉड, नीचे रॉड लगे होता था, ठीक है। अब जो ही आपने पंप ऑन किया, पंप तो अपना पंप करेगा ना पानी खुद राटास स्विच का साथ, अब वहां पे पानी जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा पंप कर रहे हो तो उसकी वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करता है, खत्म। वही होता है आपका डायोड में भी। अब जब आप ब्रेक डाउन पे जाओगे, जो आपके डायोड की बनावट है यानी कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी डोपिंग, एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है, क्या वो उतनी है कि वो बर्दाश्त कर सकता है इस रिवर्स करंट को, अगर करेगा गुड, अगर करेगा आपको अच्छी चीजें आती है। आपने सुना होगा 2 डायोड्स, एक को हम बोलते हैं जीनर डायोड और दूसरे को बोलते हैं एवलांच डायोड, ठीक है। जीनर डायोड एंड एवलांच डायोड जो आपके पास होते हैं वो इसी पे ही चलते हैं, उनका काम ही ये है क्या ब्रेक डाउन हो जाए और उसके बाद जितनी करंट जा रही है उसको जाने दो, वो तो बन गई 2 एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ। सो ब्रेक डाउन भी आपके पास अच्छी चीज है जिसको हम रिवर्स में देखते हैं, जिसकी वजह से इतनी एप्लीकेशंस आती हैं कि आप जीनर डायोड और एवलांच डायोड्स को इस्तेमाल करते हो फिर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। और दूसरा आपने बोला कि रिवर्स में हम और कौन सी एप्लीकेशन लेते हैं, दैट इज सेंसिंग,
चाहे आप लाइट सेंसिंग करो, टेम्परेचर सेंसिंग करो, वो भी आती है आपके पास। देन यू हैव दिस चीज ऑफ कैपेसिटेंस, जिसकी वजह से आप वेरी कैप्स बता सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे डिफरेंट डायोड जो बनते हैं इन्हीं चीजों की वजह से। तो पहले में कौन सा डायोड बनता है, व्हाट इज द डायोड कॉल्ड, जो चीज ऑफ कैपेसिटेंस की वजह से बनती है, Varactor महरूज diode. बोलो। Varactor diode. हाँ, मुझे पाया था, अच्छा ना, वैरेक्टर डायोड मैंने पढ़ाया था। और वैरेक्टर डायोड जो है वो ऐसे उसकी सिंबल है, याद रखनी है, ये कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी मोबाइल फोन पे देखो कैसी सिंबल ये है, इधर मैं ये उल्टा है, सीधे डायोड, डायोड सा आंख लकीर, इसको दूसरी लकीर लगानी, यानी कि मैंने क्या किया, डायोड का कैपेसिटर जैसा लगाया। दिस इज कॉल्ड द, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड, VARACT, और वैरेक्टर डायोड यानी कि डायोड जिसमें आपकी कैपेसिटेंस चेंज होती है एज यू चेंज द रिवर्स बायस। उसके बाद लाइट सेंसिंग में किस डायोड ने जन्म लिया, फोटो डायोड ने। फोटो डायोड को कैसे दिखाते हैं, सीधे डायोड बनाओ, फिर दो लकीरें अंदर की ओर खींचो, ठीक है, दो एरोज। एरोज का मतलब होता है लाइट, लाइट किधर की ओर आ रही है, अंदर की ओर, डायोड की ओर, दैट मींस सेंसिंग, ठीक है। इससे समझ आएगा इट इज अ फोटो डायोड, जहां पे आप लाइट अंदर की ओर आ रही है। अच्छा, एक याद था जरूरी, मुझे यहाँ पे दूसरी चीज जरूरी दिखानी है, दूसरा भी ऐसा ही बनता है ऐसे, मगर ताचीनिया बरकूंगा सर, क्या इसके लिए ब्रूस, एलईडी। दैट विल बी एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, क्योंकि वो भी डायोड है, वो हमें फॉरवर्ड बायस में पढ़ना है, अभी हम उसमें पहुंचे हैं, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड है, वो बाहर की ओर लाइट फेंकता है जब उसमें हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, वो लाइट बाहर की ओर लगाते हैं, इसमें लाइट बाहर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें फोटो डायोड। एंड देन यू हैव इन ब्रेकडाउन जो आपके डायोड्स यूज होते हैं, इनको हमने पढ़ना है अच्छे से, अभी आपको याद रखने के लिए द जीनर डायोड, ठीक है। जीनर डायोड को कैसे दिखाते हैं, डायोड बनाया, उसके बाद जेड बनाया ऐसे, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज जीनर डायोड। ये तीन डायोड्स हमें ऐसे ही मिले, तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो लगेंगे, ठीक है। जैसे फोटो डायोड लगेगा सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए, वैरेक्टर डायोड लगेगा पूरे कम्युनिकेशंस के लिए, ब्रेकडाउन लगते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, जो कल ही कुछ ही इनके बाद लेक्चर्स के बाद आप पढ़ोगे। पावर सप्लाईज, पावर सप्लाईज में हमने नहीं पढ़ा लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, उसमें क्या लगता है, जीनर डायोड्स, एवलांच डायोड्स, ऐसा मतलब वहां पे इनकी इतनी एप्लीकेशन। सो दिस वाज रिलेटेड योर रिवर्स। और एक बात मुझे बतानी थी जो एग्जाम से रिलेटेड है, वहां पे आपके जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, जिसमें सबका आंसर ओके था, दैट इज व्हाट इज द मास ऑफ होल एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ होल, ठीक है। वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले एक लेक्चर में। एक्चुअली जो होल आपका है इसका कोई मास ही नहीं होता है, न इसका कोई चार्ज होता है, बिकॉज इट इज सिंपली खाली कुर्सी, तो खाली कुर्सी के ऊपर ना कोई मास है तो ना कोई चार्ज है, मगर वहां उस कुर्सी पे कौन बैठा था, आप बैठे थे, लेकिन आपके पास चार्ज भी, आपके पास मास भी, ठीक है। जब आप उठे तो वहां कुछ नहीं है, सो द आंसर, बोथ ऑफ द आंसर्स आर राइट, इट हैज जीरो मास, इट हैज जीरो चार्ज। मगर क्योंकि समझने के लिए, काम कराने के लिए और समझने के लिए काम कैसे करते हैं, हम तो होल्स को लेते हैं ना एज एन एंटिटी, हम तो उसको उनको चलाते हैं, हमको डिफ्यूज तक करते हैं, हमको ड्रिफ्ट तक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो रिलेटिविटी के हिसाब से, और जो आपके पास होता है वो जो हमने पहले पढ़ा था उसको बोलते हैं क्वांटम, क्वांटम स्टेट्स के हिसाब से, ठीक है। जो आपके पास होल है उसके बाद दोनों चीजें, मगर उनको ना मास बोलेंगे ना चार्ज बोलेंगे, उनका इफेक्टिव मास और इफेक्टिव चार्ज बोलेंगे। If you have to get effective mass of the electron, it will be not the mass of proton, no, it will be mass of electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला ना, और उसके इफेक्टिवली वहां पे रह गया आपका खाली जगह, तो उसका मास यानी कि कितना मास डिस्प्लेस हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास डिस्प्लेस हुआ, सो इफेक्टिव मास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। और इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ से कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया, तो इसने क्या पीछे छोड़ा, अपना पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी कि उसका उल्टा, सो दैट मींस द इफेक्टिव चार्ज जो आपका होगा that will be plus 1.6 into 10 is power minus 19 कूलम, ठीक है। सो अगर याद रखना, अगर नेक्स्ट आपके एग्जाम में कभी आगे इफेक्टिव लिखा होगा आगे, तो जीरो नहीं चलेगा, जीरो विल बी अ रॉन्ग आंसर। लेकिन माइनर वन में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे सिंपल लिखा था द मास ऑफ, तो वहां पे उसको भी 1 मार्क आया, इसको भी 1 मार्क आया, ठीक है। जिसने 1.6 लिखा उसको भी 1 मार्क मिला, जिसने 0 लिखा उसको भी 1 मार्क मिला। बट इफ आई राइट द इफेक्टिव मासेस, तो आपको जरूरी लिखना पड़ेगा mass of electron and positive 1.6 into 10 is power minus 19 coulomb for its charge, effective charge. Shabash. So now we went actually
जहां पे हम पहुंचे थे हम वहीं पे पहुंचते, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जहां पे हमने बोला था कि अगर अब हम अपने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे व्हाट विल हैपन। सो हमने बोला कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है जिसको हम रिवर्स बैटरी भी बोलते हैं, जिसको हम जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, हाँ, जिसको हम स्पेस चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं, और भी 5-6 नाम उसको और आ जाएंगे। सो वो हमारे पास सिलिकॉन में नॉर्मली 0.7 वोल्ट यानी कि 730 मिली वोल्ट के करीब बना हुआ है। तो ये आपको जाने नहीं दे रहा है, ये आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने नहीं देगा, होल को यहाँ नहीं जाने देगा। मगर मसला है क्योंकि आप यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो और यहाँ से फिर से होल्स भेज रहे हो, तो ये कहाँ जाने देगा? नॉर्मली तो जाने नहीं देगा क्योंकि बना हुआ है। मगर पर मसला ये है कि जो आप यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो होल्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, दे हैव आर द एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ठीक है, दे हैव गॉट एनर्जी दैट द पोटेंशियल दैट दे कैन सरपास दिस 0.7 वोल्ट। सो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स that have the potential over this 0.7 volt will obviously pass it, वो इसको पंच करके पास हो जाएंगे, ठीक है, एंड द जो ही उतनी वोल्टेज आपकी आ जाती है, सो आपका जो ये डायोड है इट कंडक्ट्स। पहले पहले बहुत कम कंडक्ट करेगा क्योंकि पहले वोल्टेज कम ही होगी, तो कोई कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी वो पास करेगा। एज यू इंक्रीज द वोल्टेज मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एनर्जी दैट सो दैट इट कैन ओवरकम दिस थिंग, एंड आपके पास एक नॉर्मल रेजिस्टर एक्ट करेगा, ठीक है, इट सिंपली एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस बट इट इज नॉट एन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इट कुड हैव बीन एन ओमिक रेजिस्टेंस इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, ठीक है, मगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, इट्स एन एक्सपोनेंशियल कर्व। फॉर अ रेजिस्टेंस यू हैव V इज इक्वल टू IR, सो मी या मैं लिख सकता हूँ ऐसे V इज इक्वल टू R टाइम्स I, या I इज इक्वल टू अच्छा करंट करंट I इज इक्वल टू V 1 by R into V। लेट अस सपोज डायोड अगर होता है एक ओहमिक डायोड, ठीक है, बोले का सो ID इज इक्वल टू VD into 1 by R by नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, मतलब इसकी वजह से क्यों हो गया ये सिग्नल सिग्नल का असर। सो अब नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल, अब ये कहां से मिला? है एक्सपेरिमेंटेशन से मिला, ठीक है। सो अब इसको अगर प्रूव करना होगा, ये भी प्रूव होगा, बट दैट इज पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स एज अ होल। तो हमारा यहाँ पे बेसिक मोटिव है इसको याद रखना। अब इसको हमें करना था, एक सेकंड में देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मे क्लास क्लास चलान क्लास में कस बजे आज सौदे किस नाइट ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव हो गया और उसके बाद बनाया गया, सो हमारे पास जो डायोड की फॉरवर्ड बायस में, इनफैक्ट रिवर्स बायस में भी जो इक्वेशन है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर फॉरवर्ड बायस, इट्स फॉर रिवर्स बायस आल्सो, वो हमें अभी पता चलेगा, ठीक है। सो अब हमें इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर कर रहे हैं। अच्छा है इक्वेशन, मैंने पिछली बार ही बोला इसको थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। सो इट इज ID इज इक्वल टू IS, ठीक है, बात क्या शुरू e रेज़ टू पावर VD बाय, अब हम D लेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स डायोड, डिवाइड बाय n टाइम्स VT माइनस 1, ठीक है। एक्चुअली जो इक्वेशन है शॉकली की इक्वेशन, इसको शॉकलीज इक्वेशन बोलते हैं, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो n है, जिसको हम नॉर्मली नहीं लेते हैं कि ये n, इस n को हम बोलते हैं आइडियलिटी फैक्टर, IDALITY, आइडियलिटी फैक्टर। ये आइडियलिटी फैक्टर क्या शुभाना? ये शुभाना कि जो आपके पास डायोड है, डायोड है स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है। अब दुनिया में सारी चीजें तो आइडियल नहीं है ना। अब जब हमने स्पेस चार्ज रीजन ले लिया, क्या उसका मतलब है कि ये रियलिटी में फुली डिवाइड होगा चार्ज कैरियर्स? नहीं, मोस्टली इट इज डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर्स में खाली कर्नल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, मगर इन रियलिटी देयर विल बी
जैसे अगर यदि प्यून दिमस प्यून कता 0.5 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखोगे उसमें भी टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, सॉरी टन्स ऑफ दीज जो आपके पास है प्लस एंड माइनस कर्नल्स उनको बोलेंगे, ठीक है, स्पेस चार्जेस, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। अब वो कितने होंगे? अगर वो कम होंगे तो आइडियलिटी मींस ज्यादा, और अगर वो ज्यादा होंगे तो आइडियलिटी मींस कम। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम जनरली बोले तो स्पेस चार्ज रीजन के अंदर अगर रिकॉम्बिनेशंस होंगी, रिकॉम्बिनेशंस कब होंगी? जब होंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो रिकॉम्बिनेशंस अगर होंगी वहां पे कि नहीं होंगी। अगर हो रही है तो आइडियलिटी कम है, और अगर नहीं हो रही है तो आइडियलिटी ज्यादा। समझ आया? और ये आइडियलिटी फैक्टर है, इट सिंपली रन्स दिस आइडियलिटी फैक्टर एन, इट रन्स बिटवीन 0 एंड 1, सॉरी इट रन्स बिटवीन 1 एंड 2। कहां से लेकर कहां तक? और मैक्सिमल टाइम्स आसानी एम कुता 1। अब एक्चुअली एम निवान नॉर्मली, तो छोटे छोटे कंडीशन में जहां हमें काम करना होता है, जहां पे वोल्टेज और करंट से ज्यादा नहीं है, एक्चुअली इसका जो आइडियलिटी फैक्टर इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, बायस वोल्टेज से कुता फॉरवर्ड बायस करो, क्योंकि हम सब आपकी बड़े हो ना वोल्टेज पे थे, वोल्टेज बढ़ने की वजह से मे भी आपके पास वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आइडियलिटी फैक्टर क्या हो सकता है? इट कैन मूव टुवर्ड्स 2, समझ रहा? सो इट्स बेटर, मैंने उल्टा बोला, 1 मींस मोर टुवर्ड्स आइडियलिटी, 2 मींस लेस टुवर्ड्स आइडियलिटी, ठीक है, उल्टा है। तो इसमें आइडियलिटी फैक्टर फिर बढ़ सकता है, इट कैन मूव टुवर्ड्स 2 एट हायर वोल्टेज, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि हम कम ही वोल्टेज पे कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना सको सारे कुछ और का ये त्राश बसना 9 वोल्ट, ठीक है। और दिन ब दिन जो रिसर्च है वो क्या बोलते हैं, नीचे ही जा, द वोल्टेज शुड बी 5, 3.3, 1.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करा, बिकॉज in order to have less heat and power dissipation, दिन ब दिन हम चाहते हैं कि वोल्टेज कम यूज हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उल्टी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिन ब दिन बहुत ज्यादा करंट्स और वोल्टेज हो, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कम कम। तो चूंकि हमें एक छोटे से डोमेन में काम करना है, उस डोमेन में हमारे पास जो आइडियलिटी फैक्टर के रोजा 1 अवश्य नॉर्मली में कि सदी दबाव Vd by Vt, हम नहीं लेते इन रियलिटी इस चॉकलेट इक्वेशन n है। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज दिस n, तो आप बोल सकते हैं आइडियलिटी फैक्टर एंड इट रन्स बिटवीन 1 and 2 एंड इट डिपेंड्स ऑन whether recombination is taking place inside the space charge region or not, simple, ठीक है, इतना याद रखना है। E हो गया एक्सपोनेंशियल, Vd हो गया वही वोल्टेज जो आप इसको दे रहे हो, Vt हो गया थर्मल वोल्टेज, and this Vt is equal to kT by Q, which is already Brahma, and at 300 Kelvin it came out to be 26 millivolts. So if I keep temperature constant, then this Vt is constant for me, it is 26 millivolts, ठीक है। Then there is -1. And what is this IS? हाँ, this is the actually the reverse saturation current, यानी कि रिवर्स में जब आपने लगाया था इसको, ब्रेकडाउन से पहले, ब्रेकडाउन के बाद नहीं, ब्रेकडाउन के बाद तो बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन से पहले क्या करंट्स आती थी रिवर्स में, तो वो उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और वो किसके बराबर होती है? वो होती है IS इज इक्वल टू ANI Q, उसके बाद होता है, देखता हूँ यार AQNI square DN divided by NALN plus DP divided by ND LP, ठीक है। याद नहीं रखोगे भी जरूरत भी नहीं है, बस हमें इसी चीज जानना, आसान क्या भला है, ठीक है। सो वेयर A is the area of cross section of what? बहुत important, this is the important thing here. IS is directly proportional to the area of cross section of the diode. Actually पूछा चाहिए ना बनावा है हमेशा के ये कोई P जंक्शन, ये कोई यहाँ पर N, अच्छा ना बनावा, ये यहाँ से P है, ये N है, this is the area of cross section. सर शिफ्ट कीजिए इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, आपके पास P और N इतना भी हो सकता है, और P किसी N बने जंक्शन, ये देखते हैं P ऐसे भी N वैसे ये बनाए जंक्शन। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इतना फ्यूज भी होगा ना P और N, सिलिकॉन में कितना होगा इसका जंक्शन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। अब अगर इतना बड़ा होगा, व्हाट विल बी द जंक्शन पोटेंशियल?
it will be again the same 0.7 volt. So the area of cross section is nothing to do with V naught जो हमने परसों देखा था, मुझे एरिया को नहीं जाइए बात V naught का उसका क्या था ये इक्वेशन V naught जब हमने निकाला हमने बहुत टाइम पहले KT by Q ND NA by NI square. मैं कह रहा हूँ यार इतने कैसे याद करना हाँ KT by Q ln of NA ND divided by NI square ठीक है ना ये है V naught is equal to dP by mu by KT by Q या VT ln of NA ND by NI square ठीक है और ये कितना आया था हमें इन सिलिकॉन it was 0.7 वोल्ट में 732 मिलीवोल्ट्स ठीक है जंक्शन पोटेंशियल तो यहाँ पे कोई एरिया है नहीं सो इट डजंट डिपेंड ऑन एरिया से क्या आपको मिलती है कुछ नहीं जंक्शन पोटेंशियल आपका सेम रहेगा एरिया से वही चीज आपके पास अच्छी आती है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मॉड्यूल मतलब वो हीटर पत कर सुधाई अब वो तार बचाने के लिए क्या करेंगे मोटी तार लगाएंगे खत्म जल गई ना वो तार अब मतलब फिर से रेशम तार लगाएंगे आप क्या बोलोगे मामा को मैम नहीं बोलोगे मामा बोलोगे कि हम क्या करेंगे काम तार लगाएंगे इसको बट वो मोटी होनी चाहिए या लगे तो ब्याक रेशम तार इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बहुत ज्यादा होंगे so that area of cross section will be increased more number of electrons can flow so temperature will be kept low और वो जलेगी नहीं समझ आया that is what it is so area of cross section जब डायोड का भी बड़ा होगा ना so you will be allowing more number of electrons to pass through the junction but junction potential पे असर नहीं पड़े कितना भी बड़ा डायोड अगर आप एक मकान यहाँ से लाएंगे P ब्लॉक और एक मकान लाएंगे N ब्लॉक उनको मिलाओगे junction potential कितना होगा if it is silicon 0.7 what will change the junction potential Ni square Na Nd and all of them depend on आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया because Ni ठीक है so it depends on Eg वहाँ Ni में आ गया so it depends on the material इसीलिए जर्मेनियम में डिफरेंट है आपके पास जर्मेनियम में कितना है 0.3 गैलियम आर्सेनाइड में कितना है 1.7 समझ आया so depends on the material तो यहाँ पे जो आपका एरिया है एरिया खाली डिफाइन करेगा कि आपके पास कितनी करंट की क्षमता कितनी करंट जा सकती है आपके डायोड में से जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करोगे और रिवर्स बायस में भी area will determine although this will come out to be a very meager current but still it depends on the area उसके बाद Ni square क्या हो गया इंट्रिंसिक एरिया कंसंट्रेशन ये असल कांस्टेंट है ठीक है उसके बाद Q हो गया तो कांस्टेंट ये चार्ज देन यू हैव Dn एंड Dp ये हो गई डिफ्यूजिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजिविटी ऑफ होल ठीक है देन यू हैव Na हो गया आपने कितनी डोपिंग की हुई है द टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टेड इंप्योरिटीज ऑन व्हाट साइड on the p side and d क्या हो गया total number of donor impurities on the n side what is ln and lp ये मुझे diffusive length आपने कितनी लेंथ रखी हुई है जो आपने pn जंक्शन बनाया है ठीक है तो कितनी लेंथ है आपको n साइड से और p साइड से कितनी लेंथ है तो डिफ्यूजन लेंथ इनको बोलते हैं ये आपके पास है आपका पूरा इक्वेशन जो आपको बोलेगा कि is कितनी होगी वन यम साथ वुचान अच्छी सिंपली डिपेंड करान जो भी आपके पास है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है देखो डीपीडीएन ना कांस्टेंट उसके बाद एनए और जो एनडीए भी कांस्टेंट है ना एक पर्टिकुलर पीएन जंक्शन के लिए उसके बाद एलएन और एलपी भी आपने सेम रखा होगा क्यू एनआई ए मोस्टली दे आर कांस्टेंट इसका मतलब जो आईएस आपके पास है फॉर अ पर्टिकुलर पीएन जंक्शन इट वोंट चेंज इट विल बी कांस्टेंट और जब आप इसमें ये चीजें दोगे फॉर सिलिकॉन फॉर एग्जांपल ठीक है आपके पास इसका वैल्यू जो आता है वो at most it will change from 10 is power minus 13 to 10 is power minus 16 एम्पियर्स आप खुद ही देखो कितना काम है मैं तो अभी माइक्रो बोल रहा था ये तो नैनो के नीचे भी समझ आया सो इट इज 10 is power minus 13 to 10 is power minus 16 एम्पियर्स इसका वैल्यू आ जाता है अब ये हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं सबसे पहले लेट अस सपोज वी विल टेक रिवर्स बायस आज दोपना वो नीचे रिवर्स बायस करते थे इक्वेशन ठीक है अब हम देखिए रिवर्स बायस में कैसे इक्वेशन चलेगी सो ID is equal to IS ठीक है ये e raised power VD by NVT किसके बराबर होगा क्योंकि VD आपके पास यहाँ पे नेगेटिव होगा रिवर्स बायस में एक ही चीज होगी यहाँ पे चेंज दैट इज VD will be उल्टा दैट इज इट विल बी e raised power minus something ठीक है e raised power minus something होना 1 by e raised power something 1 by e raised power जब e raised power something होगा मींस 1 by बहुत बड़ी चीज 1 by बहुत बड़ी चीज क्या होगी बहुत छोटी चीज तो ये फुल बनेगी बहुत नेग्लिजिबल यानी कि व्हाट इज रिवर्स नजदीक ठीक है अब यहाँ क्या बच गया -1 वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा is के साथ तो वहां पे आपको मिलेगा -is खत्म हो
आया समझ? मींस रिवर्स बायस में आपका क्या हो जाता है, आपकी करंट सीधे होती है माइनस IS, इसीलिए हम रिवर्स बायस में करंट कहां से दिखाते हैं, नीचे साइड से, इट इज टू बी फ्रॉम माइनस साइड। तो अगर मुझे इसको थोड़ा सा बहुत मैं इसको मैग्नीफाई भी करूंगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -IS, तो ये ऐसे आएगा फिर ऐसे चलेगा, एंड इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी लेस नॉर्मल इम्पैक्ट। अगर आपने आई को यहाँ एम्पियर्स में रखा है, मिली एम्पियर्स में रखा है, फिर भी ये किस लाइन पे आ जाएगा, जीरो लाइन पे, बिकॉज 10⁻16 ऑर्डर देखो कितना कम है। माइक्रो मीन्स 10⁻6, फिर नैनो मीन्स 10⁻9 छना पत तम पत कुछ पत फेमटो वेमटो पत 10⁻6, तो इट्स वेरी लेस कर। नाउ फॉर फॉरवर्ड बायस when we should अमिस क्या हिसाब रोजन e raised power vd by vt छु what will happen when we will have forward voltage। इसमें एक अच्छी चीज जानने के लायक है, if we have v in, that means जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, जो vd हमारे पास है, if it is greater than 4 times vt, what will happen? yes, खुद ही हम इन्फ्रेंसेस को बोलते हैं, ठीक है। तो वुचान उस इक्वेशन में क्या चेंजेस आ सकती है, मैं बोल रहा हूं जो आप v in यानी कि vd जो आपके पास है, इफ इट इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स v tau, v tau हो गया थर्मल वोल्टेज, अगर तुम खयो खाली vd ग्रेटर देन दिस, मींस आपकी इक्वेशन बनेगी id इज इक्वल टू is e रेज़ टू पावर, ऊपर vd आपने दिया और नीचे vt है ना, वो किसके बराबर है, 1/4 ऑफ vt है ना। तो हमें ऊपर लिखना है vt ही, हम लिखना है 4 टाइम्स vt, और यहाँ पे लिखना है नीचे vt, क्योंकि vd इज 4 टाइम्स vt -1। अब यहाँ पे देखने क्या होगा, when which id will be equal to is अब मुझे बोलिए रेज़ बार 4 कितना होता है, हाँ छोटा कहां होगा, e रेज़ बार 4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 कितना होगा, 80 के अराउंड होगा ना। सो 80 के अराउंड होगा, ये जो e रेज़ पर e छोटा 2.303 होता है ना। सो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2.0 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 to the 8 to 16 to the 30 और 0.54 भी है, तो पता नहीं कहाँ पहुंचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, यू सी वन ये तन ना ये गैस नेग्लिजिबल, असल में मेरा मोटिव वही है, यानी कि अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो हम डायोड को दे रहे हैं, ठीक है, अगर सो खाली इस बड़ा हो ना, इस था 4 टाइम्स vt कितना है 7 मिली वोल्ट, करो 7 मिली वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 4 वो 4 से 24 2 4 से 8 एंड 10, वो अगर वो खाली 4 मिली वोल्ट था, मैं अभी पहुंचा ही नहीं 700 मिली वोल्ट के पास, मैं अभी बोल रहा हूं खाली 104 मिली वोल्ट तक पहुंचो, ठीक है। आपके पास ही एक्सपोनेंशियल इतना बढ़ जाएगा कि 1 रोज का काट दो, सेकंड नेग्लिफाई कर, समझ आ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं काम, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं अपने लिए, बिकॉज अगर आपको याद होगा पहला लेक्चर मैंने क्या बोला था, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट assumptions, when you assume you get things जो आपके पास है वो इजी हो जाती है, तभी जाके डायोड बनेगा, वरना अगर इन्हीं चीजों में इस आइडियलिटी फैक्टर के साथ रहते और उसके बाद इस वन के साथ रहते पता नहीं कहां पहुंचते, ठीक है। सो वी हैड टू assume some things for some particular जब कुछ होगा ताकि वो अच्छी चीज बने, ठीक है, ताकि हमें प्रोडक्ट्स कल को मिल सके। उसके लिए मैं खाली बोलता अगर हसा थोड़ी ही वैसे इंक्रीज वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज, ये वन किसी काम का ही नहीं रहता, क्योंकि आपके पास e raised power 4 बन जाता है, इट बिकम्स अ वेरी बिग क्वांटिटी, ठीक है। सो ओवरऑल आपकी जो इक्वेशन है ये अब आसान बन जाएगी। सो यू विल राइट id इज इक्वल टू is सीधे e raised to power vd by vt, खत्म, क्योंकि वन क्या हमने किया खत्म, बिकॉज हमें जो असल में वोल्टेज है ना वो 700 से ऊपर हम काम करते हैं, करन नॉर्मली काम बिटवीन 700 एंड 800 मिली वोल्ट्स, इससे बाहर हम काम ही नहीं करते हैं डायोड की फॉरवर्ड बैक, समझ आ रहा है। तो जब हम इतनी ही में काम करते हैं, वो खुद ही देखो कितना ज्यादा हो गया एक्सपोनेंशियल e रेज़्ड पावर 700, ठीक है, वो तो वन को कहाँ रखेगा, ये तो खाली अगर हम 4 ही टाइम इसको तो 100 मिली वोल्ट रखते हैं, वो इसको कहाँ पहुंचा देता है, इसलिए वी डोंट रिक्वायर दैट वन,
तो नॉर्मल जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में इक्वेशन वो ये बनती है, आईडी इज इक्वल टू एस ई रेज़ टू पावर वीडी बाय वीटी। है समझ? अब यहाँ पे अगर आपको ये आईडी जो है ये करंट अगर ज्यादा था वही, ताकि फॉरवर्ड में जब करंट लेगा डायोड आपका, वो कितनी करंट, उसकी करंट की क्षमता कितनी, जैसे अभी तार में बोला, क्योंकि इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द डायोड विल सिंपली एक्ट एज अ कंडक्टर और a resistor, it will have some resistance, ठीक है? मगर कितनी करंट आप वहां से जाने दोगे, that obviously depends on this IS, क्योंकि यहाँ पे V नॉट कहीं आया नहीं, बाकी चीजें आए नहीं, यहाँ पे आपके पास IS है, मींस, और ये IS आपने देखा किस से रिलेटेड है, A से रिलेटेड, अभी देखा ना लास्ट वाली इक्वेशन में, यहाँ पे दिस I is that related A, बाकी तो सारे कांस्टेंट्स है। उस वक्त मैंने एरिया भी कांस्टेंट रखा था, लेकिन नॉर्मली वी कैन चेंज द एरिया व्हेन वी मेक इट, ठीक है? सो दो रख के बाकी चीजें बराबर रख के, किस पे ये डिपेंडेंट है, ऑन ए। सो इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर दिस, यू कैन हैव मोर करंट्स, दैट मींस द डायोड करंट्स कैन बी मोर। समझ आ रहा है? सो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अभी आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह इसको और हमें एक लेक्चर लगेगा इसकी इसमें एनालिसिस में। तो अब आपने याद ये रखा कि लास्ट में आपकी इक्वेशन जो बनेगी, द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो यहां से बनती है ऐसे डायोड को, इट विल बी आई एस ई रेज़ टू पावर वी डी बाई वी टी, और यहां के लिए जो इक्वेशन है वो बराबर वही होगी -1, ठीक है? सो दैट ओवरऑल इट बिकम्स माइनस आई एस, ठीक है? इसी को हम इंशाल्लाह अगले क्लास में आगे ले जाएंगे। मीटिंग है, बड़ा थोड़ा बहुत